क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने स्टार्ट किया है। क्या होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए जो भी एनर्जी है उस एनर्जी को हम छोटे छोटे पीसेज में ब्रेकआउट कर देते हैं। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई जानकारी है, उसकी एनर्जी से रिलेटेड जानकारी है, वो सारा हम क्या करेंगे छोटे छोटे पीसेस जिनको अपन क्या बोलते हैं क्वांटो में डिस्क्राइब करते हैं। और इसी मॉडल को क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किया, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, मैक्सवेल, और कंटिन्यूसली डेवलपिंग मॉडल है। और भी नई नई चीज़ें ऐड की जा रही है, ये अपन ने देखा। अब देखो इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में सबसे पहले जो आती है एक इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन को बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को? श्रोडिंगर इक्वेशन। तो पहले तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन दी। ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं, किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? ये इक्वेशन होती है d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच वी माइनस ई टाइम्स साई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया। मान लो कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके लिए उसकी जो पोजीशन एक्स डायरेक्शन में जो पोजीशन है उसके लिए अपन ये देखें, ये है एच, प्लांक कांस्टेंट। तो उसके लिए इस इक्वेशन से हम कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल की जो क्वांटम लेवल की जितनी भी जानकारी है वो इस फॉर्मूले से दे सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में अलग अलग जो ये पैरामीटर्स दिख रहे हैं वो किस चीज़ को डिनोट करते हैं उसे अपन समझते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर कौन कौन से, एक तो है आपका पाई, एम, एच, वी और ई। ये देखो सब पैरामीटर क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं एम की बात करूं, ये तो हो गया मास। एच की बात करूं, ये हो गया प्लांक कांस्टेंट। क्या हो गया ये? प्लांक कांस्टेंट। जो ई है, ई तो यहाँ पे टोटल एनर्जी, क्या है? टोटल एनर्जी है उस सब एटॉमिक पार्टिकल की। वी है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो एक्स तो हो गया, वही डायरेक्शन है, एक्स तो एक्स डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। लेकिन यहां पर एक नई चीज आई है, जो ये त्रिशूल जैसा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पी एच वाई, या फिर शाई बोलते हैं, पी एस एच वाई, शाई, है ना, पी साइलेंट रहता है इस तरह से। ये देखो क्या होता है ये शाई, इसको नाम बोलते हैं वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वेव फंक्शन इसका नाम होता है। तो ये एक श्रोडिंगर इक्वेशन है जिसका जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है वो हमें अभी फिलहाल हमारा जो सिलेबस चल रहा है, हमारा जो एकेडमिक लेवल है, उस हिसाब से हमें इसका डेरिवेशन, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह वगैरह, हमें इसको इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर ये जो शाई है, इस शाई को थोड़ा सा अपन समझेंगे। ये जो त्रिशूल के जैसा दिख रहा है शाई, जिसको बोलते हैं वेव फंक्शन, ये क्या है इसको थोड़ा समझना है। बाकी तो देखो पैरामीटर्स के बारे में हमने कहीं ना कहीं पढ़ाई है ही नहीं कोई। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी वी और ई ही है, ठीक है। ये देखो वेव फंक्शन क्या डिनोट करता है? ये वेव फंक्शन डिनोट करता है कि मान लो एक्स के साथ ये डिफरेंशिएशन है, तो ये एक्स डायरेक्शन में हमारा जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, वो किस तरह से एक वेव के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको रिप्रेजेंट करता है ना, वेव फंक्शन, ठीक है। अब देखो जो वेव फंक्शन साई है, इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स अपन को लिखने हैं कि वेव फंक्शन साई जो है वो क्या इंडिकेट करता है, किसको डिनोट करता है, इसका फिजिकल मीनिंग वगैरह क्या है, इसके बारे में कुछ एक बातें लिख लेते हैं, ठीक है। तो
हम बातें लिखते हैं शाई के बारे में। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसमें शाई ये क्या है ना, एक्चुअल में शाई क्या है। सबसे पहली बात तो इसको क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। आपको शाई के बारे में देखो क्या क्या जानकारी ध्यान में रखनी है। शाई क्या है, वेव फंक्शन। पहली बात तो जानकारी ध्यान रखनी है, यह है वेव फंक्शन। दूसरी बात, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम हर चीज को क्या करते हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं ना, हमारी आदत है। जैसे मैं काइनेटिक एनर्जी बोलूँ तो काइनेटिक एनर्जी को आप विजुअलाइज कैसे करोगे, कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से जा रहा है, ऐसे विजुअलाइज करोगे ना काइनेटिक एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैसे विजुअलाइज करोगे, कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गया तो उसको ऊपर ले जाके उसकी पोजीशन की वजह से जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हुई वो पोटेंशियल, तो कुछ विजुअलाइजेशन हो सकता है ना, कुछ फिजिकल मीनिंग। हर कोई क्वांटिटी जो डिफाइन करता है, टाइम को भी आप फील कर सकते हो, टाइम चल रहा है ना, फिजिकल कुछ सेंस है, आप अंडरस्टैंडिंग करते हो। लेकिन शाई के बारे में ऐसा कहते हैं कि इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है ना, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है शाई का, नो फिजिकल मीनिंग। ठीक है, कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। तीसरी बात, देखो वेव फंक्शन है तो वेव के लिए अपन क्या देखते हैं, कि वेव हमारे ऊपर भी जा सकती है और वेव क्या जा सकती है, नीचे भी जा सकती है ना। जो मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन से वेव ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो ऊपर और नीचे जा सकती है, इसका मतलब वेव का प्लस और माइनस दोनों साइन हो सकते हैं। तो जो शाई है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और शाई नेगेटिव भी हो सकता है। शाई कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। शाई कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। शाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तीसरी बात ये हो गई। ठीक है, चौथी बात, चौथी बात, शाई हमें इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो वेरियस फॉर्म की एनर्जी हो सकती है, अलग अलग तरह की जितनी भी पॉसिबल एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रॉन के लिए, उनके बारे में जानकारी देता है। शाई गिव्स, शाई गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रॉन। शाई जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो अलग अलग तरह की एनर्जीज होती है, उन एनर्जीज के बारे में, उन एनर्जीज की जो फॉर्म होती है उनके बारे में हमें जानकारी देता है। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, जिसको अपन कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना। तो ये शाई के बारे में जानकारी, ये शाई के बारे में बातें हमें ध्यान में रहनी चाहिए। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। नोट कर लिया ये बात। और देखो साई के बारे में क्या क्या बातें हम और लिख सकते हैं जो हमारे काम की है या फिर हमारे इस स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरी है। जो पांचवी बात है साई के बारे में ये है कि शाई का तो कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन शाई स्क्वायर का होता है। किसका होता है,
साई स्क्वायर का जो मॉड होता है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर जो होता है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मॉड ऑफ साई स्क्वायर क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या कहलाता है? ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पर यूनिट वॉल्यूम की डेंसिटी क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम के लिए दिया जाता है ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पर यूनिट वॉल्यूम की जो प्रोबेबिलिटी है वो किससे दिया जाता है? साई स्क्वायर के मॉड से, मॉड ऑफ साई स्क्वायर से दिया जाता है ना। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो डीपी जो है, डीपी क्या है? लेट डीपी क्या है? स्मॉल प्रोबेबिलिटी, स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और डीवी है मान लीजिए स्मॉल वॉल्यूम। क्या है? स्मॉल वॉल्यूम। तो हम देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 50% या फिर 1/2 होती है ना। प्रोबेबिलिटी में क्या लेते हैं कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, तो क्या होती है? हेड एक आ सकता है जब 2 बार टोटल सैंपल हो, तो 1/2 हो जाती है प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, अपन एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है कि आप नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, प्रिसाइजली उसकी पोजीशन या मोमेंटम नहीं बता सकते। आप पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर सकते हो कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, इसके होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो है वो 30% है, 50% है, 100% है, इस तरह से। समझ में आई बात? तो यहाँ पे डीपी मान लीजिए स्मॉल प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की और कोई डीवी स्मॉल वॉल्यूम है, तो डीपी अपॉन डीवी ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम हो गया ना। ये इक्वल टू किसके होता है? मॉड ऑफ साई स्क्वायर के होता है, या फिर डीपी की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ साई स्क्वायर टाइम्स डीवी। ये हमारा एक रिलेशन और हो जाता है अगर हम साई स्क्वायर को एक्चुअल में विजुअलाइज थोड़ा बहुत करना चाहें इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो हम साई स्क्वायर को थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिना, वरना साई का कोई फिजिकल मीनिंग ऐसा है ही नहीं, सीधा कह दिया जाता है। ये पांचवी बात साई के बारे में। छठी बात साई के बारे में, जो साई होता है, साई, साई के दो कंपोनेंट होते हैं। साई के दो कंपोनेंट कौन से होते हैं? एक तो रेडियल होता है और एक एंगुलर होता है, θ-φ। एक तो होता है रेडियल, रेडियल डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन। देखो साई हैव टू कंपोनेंट्स, ये देखो इसको समझना, साई हैव टू कंपोनेंट्स। इसके दो कंपोनेंट है ना। ये दोनों कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके क्या बनता है? ओरिजिनल साई बनता है। ये जानकारी है, देखो बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, फिर कह रहा हूं, है ना। जितना हो सकता है अपन मैक्सिमम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाकी नहीं करेंगे। जैसे इस साई को तो बोलेंगे ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ये तो हो गया ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है। ये कहलाएगा साई ऑर्बिटल रेडियल वेव फंक्शन। इसको बोलेंगे रेडियल वेव फंक्शन। क्या बोलेंगे? रेडियल वेव फंक्शन। और इसको बोलेंगे एंगुलर वेव फंक्शन। क्या बोलेंगे? एंगुलर वेव फंक्शन। तो हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो रेडियल डायरेक्शन एंड एंगुलर जो रोटेशन है, ये एंगुलर रोटेशंस होते हैं। ये इसमें भी ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की कुछ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको अपन को नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ एक बेसिक फॉर्मूलों के बेसिस पे आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
समझ में आया बात? छठी बात ये साई के बारे में जो अपन ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, सेवंथ बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेवंथ, जहां पे द पॉइंट्स वेयर साई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जहां पे मॉड ऑफ साई स्क्वायर जीरो है या साई जीरो है, उन पॉइंट्स को अपन बोलते हैं नोड्स, है ना। द पॉइंट्स वेयर मॉड ऑफ साई स्क्वायर जीरो आर कॉल्ड नोड्स। क्या बोलते हैं उनको? नोड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? नोड्स। अच्छा, फिर नोड्स होते क्या है? नोड्स ऐसे होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो हो जाती है। द पॉइंट्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर जीरो। द पॉइंट्स वेयर probability of finding electron is जीरो। ऐसे पॉइंट्स जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। ठीक है। नोड्स जो होते हैं, नोड्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। नोड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। नोड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है रेडियल नोड, पहला टाइप तो क्या है? रेडियल नोड। और एक टाइप होता है एंगुलर नोड। क्या टाइप होता है? एंगुलर नोड्स। दो तरह के होते हैं नोड्स, एक तो होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड। नोड्स के दो टाइप, रेडियल और एंगुलर नोड। रेडियल नोड तो हो गया कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी रेडियस की डायरेक्शन में जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियल नोड, है ना। रेडियल नोड तो क्या हो जाएगा? हैविंग जीरो प्रोबेबिलिटी, हैविंग जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर जीरो प्रोबेबिलिटी टुवर्ड्स द रेडियल डायरेक्शन। अगर रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है तो वो क्या होगा? रेडियल नोड होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये रेडियल नोड होता है। फिर एंगुलर नोड क्या होता है? अगर कोई एंगल, कोई फिक्स एंगल के अराउंड अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, तो उसको एंगुलर नोड बोलेंगे। तो ये क्या होगा? हैविंग जीरो प्रोबेबिलिटी टुवर्ड्स एनी फिक्स एंगल, किसी फिक्स एंगल की ओर अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो तो उसको बोलते हैं एंगुलर नोड। जो एंगुलर नोड होते हैं उसके फर्दर दो और टाइप होते हैं। एक तो होता है नोडल प्लेन, एक तो होता है नोडल प्लेन, और एक होता है नोडल कोन। एक क्या होता है? नोडल कोन। दो तरह के यहाँ पे फर्दर डिवाइडेशन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं एंगुलर नोड में, नोडल प्लेन एंड नोडल कोन। ठीक है, दोनों को अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ये नोट कर लीजिए।
ओके, नोडल प्लेन, नोडल कोन, आई बात समझ में क्लियर? ये है शाई के बारे में कुछ जानकारियां जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। हाइजेनबर्ग के अनुसार हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, थोड़ा बहुत समझा, वे इलेक्ट्रॉन क्या है, किस तरह से है ना। इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी की सारी जानकारी कहाँ से पता चलती है अपन को, इससे शाई से पता चलती है। अब देखो, जब इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया, जो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसको जब इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व किया गया, तो यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से जुड़ा हुआ, देखो एक तो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया, दूसरा जो हमारे बोहर मॉडल की कमियां थी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, जो स्पेक्ट्रम का अलग बिहेवियर देखने को मिल रहा था कि वो डिवाइड हो जाता है, स्पार्क इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, उन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ नंबर्स की जरूरत पड़ी। इनको क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। तो अपन नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। देखो क्या होता है क्वांटम नंबर्स, एक एक क्वांटम नंबर को ध्यान से समझेंगे। पहले तो अपन देखते हैं क्वांटम नंबर कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं क्वांटम नंबर। सबसे पहला क्वांटम नंबर कौन सा होता है? अब कितने क्वांटम होते हैं टोटल? 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं ना। पहला होता है, पहले को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमेथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर पढ़ेंगे अपन स्पिन क्वांटम नंबर। 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमेथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहला तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको बोल सकते हैं PQN शॉर्ट में, और इसका सिंबल होता है स्मॉल n। सिंबल क्या होता है, स्मॉल n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं। दूसरा होता है एजी मुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट कर सकते हैं AQN से, और इसका सिंबल होता है, क्या होता है, L। सिंबल क्या होता है इसका, L। दूसरा जो एजीमेथल क्वांटम नंबर है, इसका सिंबल क्या होता है, L। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हो गया MQN। MQN इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। और फिर लास्ट हो जाता है स्पिन क्वांटम नंबर, चौथा। फोर्थ क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर SQN। इसको स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। देखो इनमें ब्रैकेट में इनके साइंटिस्ट लोगों के नाम भी लिख लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया था या प्रपोज किया गया था, प्रपोज्ड बाय बोहर। ये किसने प्रपोज किया, बोहर ने। एजीमेथल क्वांटम नंबर प्रपोज किया था बाय सोमरफेल्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, सोमरफेल्ड नाम का साइंटिस्ट, उसने किया। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किया था लिंडे नाम के एक साइंटिस्ट ने।
स्पिन क्वांटम नंबर जो प्रपोज किया था बाय, ये था गोल्ड स्मिथ के द्वारा, ठीक है, गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ की स्पेलिंग में SMIDH आता है, SCHMLDH ऐसा कुछ आता है, गोल्ड स्मिथ, है ना। साइंटिस्ट लोगों के नाम तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें एक एक क्वांटम नंबर को समझना होगा। जो ये स्टार्टिंग के तीनों जो क्वांटम नंबर है ना, ये वाले, ये तीनों डेराइव्ड किए गए हैं, डेराइव्ड बाय श्रोडिंगर इक्वेशन। जो श्रोडिंगर इक्वेशन देखी ना अजीब सी, उस इक्वेशन से ये तीनों डेराइव होते हैं। जो पहले तीन क्वांटम नंबर है वो डेराइव किए गए हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के द्वारा। चौथा जो है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के मोशन को डिनोट करने के लिए है। नोट कर लीजिए इसको, फिर अपन एक एक करते हुए इन सभी क्वांटम नंबर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला देखो पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो हमें क्या क्या जानकारी देता है ना। डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। सबसे पहली बात तो ये हमें ये बताता है, ये क्या बताता है, ये हमें ऑर्बिट के बारे में जानकारी देता है या फिर शेल के बारे में जानकारी देता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट और शेल। कोई भी न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट है या जो शेल है, वो उसके बारे में जानकारी देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा, ये क्या देता है इंफॉर्मेशन हमें, जो एन की वैल्यूज होती है वो अलग अलग शेल को डिनोट करती है। जैसे मैं इधर लू एन और नेम ऑफ सेल लू, नेम ऑफ शेल, है ना। एन की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग नेम ऑफ शेल ले लेते हैं। जैसे अलग अलग वैल्यूज जो है, अलग अलग शेल की वैल्यू, नेम ऑफ शेल और एन के लिए देखो अलग अलग क्या क्या आती है। जैसे अगर एन बराबर 1 हो तो उसको बोलते हैं के शेल, क्या बोलते हैं, एन बराबर 2 हो तो के एल शेल, एन बराबर 3 हो तो के एल के बाद क्या होता है, एम शेल, 4 हो तो एन शेल। तो के एल एम एन ओ पी ऐसे चलता रहता है एन की अलग अलग वैल्यूज के लिए। समझ में आया बात। तो ये इंपॉर्टेंट हमें बात ध्यान में रखनी है, नेम ऑफ द शेल, अलग अलग जो हमारे एन की वैल्यूज है इसके लिए शेल के अलग अलग नाम होते हैं। ओके, आई बात समझ में। दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, के एल एम एन शेल, के शेल एम शेल एन शेल, दूसरी बात। तीसरी बात, जो एन है हमें
जो तीसरी बात है वो एन जो है हमें वो क्या देता है, शेप, शेप तो नहीं देता, साइज देता है। क्या देता है? साइज ऑफ ऑर्बिट, है ना। एन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ एटम। एटम का साइज कितना है, उसके ऑर्बिट का साइज कितना है ना, या फिर साइज ऑफ ऑर्बिट ही बोलते हैं या फिर शेल ही बोल देते हैं, ऑर्बिट। साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में जानकारी देता है एन। ये एन वही है जो बोहर के मॉडल में यूज किया गया है, ये भी ध्यान रखना बात। इट इज सेम एज यूज्ड इन बोहर मॉडल, है ना। ये क्या है, इसके यहीं पे लिख लेना ये बात, सेम एंड यूज्ड इन बोहर मॉडल। जो बोहर के मॉडल में यूज हुआ है ना, वही एन है। अच्छा, इस एन से, बोहर के मॉडल में जो एन यूज हुआ था, उसमें एन से हमें क्या जानकारी मिलती थी? रेडियस के बारे में, एनर्जी के बारे में मिलती या नहीं मिलती थी? रेडियस का फॉर्मूला था ना 0.529 आर्मस्ट्रांग एन स्क्वायर अपन जेड, है ना। और टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में भी एन आता था, जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। तो वहां पर एन से हमें क्या मिलता था? साइज पता चल रहा है ना, रेडियस पता चल रही है तो क्या पता चल रहा है? साइज, प्लस एनर्जी पता चल रही है तो हमें टोटल एनर्जी भी तो मिल रही है। तो साइज और एनर्जी के बारे में पता लगता है। तो ये क्या देता है हमें? साइज एंड एनर्जी ऑफ एटम। साइज एंड एनर्जी ऑफ एटम, ये हमें साइज और एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, देखो मैं ऑर्बिट वर्ड ले रहा हूं, लेकिन मैं एक वर्ड और लेता हूं जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। देखो, ऑर्बिट और शेल एक ही है। ऑर्बिट और शेल के अंदर पाया जाता है सब शेल, ठीक है। सब शेल के अंदर पाया जाता है ऑर्बिटल। उन ऑर्बिटल में क्या होते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से ध्यान रखना, है ना। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑर्बिटल। तो ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या से आ जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो इसकी संख्या कितनी होती है? एन स्क्वायर के बराबर होती है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है? एन स्क्वायर के बराबर। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें इन 1 शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 शेल, कोई भी शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो होंगे एन स्क्वायर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में ये हमें चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई बात समझ में? ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं, इनका एक रोड मैप समझ लीजिए आप, है ना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की तरह होते हैं ये हमारे जितने भी क्वांटम नंबर हैं। तो इसका रोड मैप को समझिए, आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर भी समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले एक होती है बिल्डिंग। क्या होती है? बिल्डिंग। ये बिल्डिंग जो डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पी क्यू एन। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पी क्यू एन। या फिर ये क्या हो गया? हमारा ऑर्बिट हो गया। या फिर ये हो गया हमारा शेल। क्या हो गया? ऑर्बिट या क्या हो गया? शेल। समझ आई बात? ऑर्बिट के अंदर फिर क्या होते हैं? सब शेल होते हैं। ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं फिर? सब शेल। ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? सब शेल। जैसे ये अलग अलग सब शेल हो सकते हैं। जैसे फ्लोर होती है ना बिल्डिंग में, वैसे ये क्या हो गया? एक तरह से सब शेल हो गए। ये क्या होते हैं? सब शेल हो गए। ये क्या हो गए आपके? सब शेल। समझ में आई बात? अब सब शेल जो होती है उसके अंदर भी अपन, जैसे बिल्डिंग में भी क्या हो जाता है? अलग अलग कमरे आ जाते हैं ना।
तो जो सब सेल होती है, उस सब सेल में भी बहुत सारे ऐसे क्या बनाए जा सकते हैं, रूम बना सकते हैं ना। ये जो रूम होते हैं ना, ये कहलाते हैं ऑर्बिटल। ये क्या कहलाते हैं, ऑर्बिटल। तो पहले तो ये तो क्या अपना सब शेल है, और इस सब शेल के अंदर ये जो है ये क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। तो देखो ऑर्बिट के अंदर तो क्या होती है, सब शेल, सब शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। उस ऑर्बिटल में क्या पाए जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा सकते हो, दूसरे को ऐसे दिखा सकते हो। ये क्या हो गया आपके इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल। भाई एक कमरा जो होता है ना, उसमें दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग पे फ्लोर हो गई, फ्लोर के अंदर कमरे हो गए, और कमरे में क्या पाए जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे फ्लोर, फ्लोर के अंदर कमरा, कमरे में हस्बैंड और वाइफ रहते हैं ना दो, वैसे ही दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऑर्बिटल के अंदर। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस समझ में आया, है ना। ऑर्बिट वर्ड तो शेल के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ऑर्बिटल क्या हो रहा है, सब शेल के अंदर जो फिर एक और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का फ्रैक्शन है। भाई ये सारे क्या है, देखो शेल जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन का बड़ा फ्रैक्शन एनर्जी का, फिर शेल के बाद में जो सब शेल है वो नेक्स्ट फ्रैक्शन है। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई एनर्जी को अलग अलग फ्रैक्शन, अलग अलग क्वांटों में डिवाइड करते जा रहे हैं। तो शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर फिर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आई बात। तो कोई भी शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, एन स्क्वायर के बराबर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछा जाए, फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल। जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता लगानी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाने हैं एल शेल के लिए। तो एल के लिए एन की वैल्यू क्या हो गई, कितना हुआ बताओ, एन बराबर कितना हो गया, दो हुआ ही नहीं हुआ। के लिए वन, एल के लिए टू, के एल एन एन ऐसे चलता है। तो एल शेल में अपन को नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता लगा दिया, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए कितना होता है, कितने बराबर होती है वो, टू स्क्वायर के बराबर हो जाएगी ना, एन स्क्वायर। फॉर्मूला बताया ना मैंने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके बराबर होती है, एन स्क्वायर की। तो कितनी हो जाएगी, फोर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर। तो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, बोलो। समझ में आया ना ये बात। तो ऐसे हमें पहली जानकारी मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, जिससे हमें शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स, हालांकि सब शेल भी अभी देखेंगे, इतनी जानकारियां हमें मिलती है। अच्छा एक और देखो पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए, चार पांच पॉइंट हो गए ना। इसका एक छठा पॉइंट भी लिख लेना। हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखो क्या जानकारी मिलती है, क्या आपको फॉर्मूला पता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स एच अपॉन टू पाई। तो क्या हमें किसी भी शेल का एंगुलर मोमेंटम नहीं पता चल जाएगा। हमें क्या करना, उस शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एच अपॉन टू पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या जानकारी मिल जाएगी, एंगुलर मोमेंटम की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन है हमें और क्या जानकारी देता है, किसी भी शेल के एंगुलर मोमेंटम की भी जानकारी देता है। तो इसमें ये भी पॉइंट लिखूंगा, इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एंगुलर मोमेंटम
ऑफ एनी शेल, किसी भी सेल के एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी जानकारी देता है ना। तो इतनी जानकारियां हमें पता चलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ओके, इसके यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में लेते हैं।